अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। और आज ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए मौसम तो खासा खुशगवार है और आज कराची के कई इलाकों में बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, कहीं तो बहुत तेज़ बारिश हुई। जब मैं भी आ रही थी तो कहीं कहीं इलाके हमें ऐसा देख रहा है कि बिल्कुल रोड्स गीले हैं, पानी तक पड़ा हुआ है और कहीं बिल्कुल थोड़ी देर के बाद एक पैच आता है तो बिल्कुल ड्राई पैच आ जाता है। तो लगता है कि टुकड़ों टुकड़ों में बारिश हुई है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत तेज़ सुबह सुबह जो है वो बारिश हुई है। तो लेकिन ओवरऑल जो शहर भर में मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया है। लेकिन कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौसम तो अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, बारिश भी हो जाती है, लेकिन जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो जाती है। आज एक तो मंडे मॉर्निंग है और वैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा होता है और ओवरऑल मेरे ख्याल से बारिश के बाद जो है ना वो शायद ट्रैफिक की रवानी में और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो मुतासर हुई है। जो ये कॉजवे है ये शदीद इस वक्त ट्रैफिक की जद में है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शारा फैसल पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहा। एयरपोर्ट के अतराफ में हमने देखा कि खासा ट्रैफिक हमें नज़र आ रहा है। तो ट्रैफिक के हवाले से तो यकीनन जब भी आप निकल रहे हो तो एक दफ़ा मैप ज़रूर चेक करें कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और री रूट कर लें अपनी चीज़ों को, क्योंकि हम सब भी बहुत जो है ना वो हैसल में पहुँचे और जो है क्योंकि यहाँ पर वक्त पे आना होता है, आप लोगों के साथ यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होती है, बातें भी करनी होती हैं। तो ट्रैफ़िक के हवाले से जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम कराची के ट्रैफ़िक को बेहतर बनाने के लिए और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि जो मास ट्रांसिट मंसूबे हैं, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे नज़र आए, हमें उस पर ख़ासा काम होता हुआ नज़र आया। मज़ीद बसेस भी आ रही हैं जो कि शामिल होंगी और रेड लाइन बस, ग्रीन लाइन बस, पेइंग बस सर्विस, इन तमाम चीज़ों में हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा बसों को भी शामिल करना है, मज़ीद रूट्स का इफ्तिताह करना है, कहा जा रहा है। इसके अलावा हमने 2-3 दिन पहले ख़बर देखी थी कि जो ख़वातीन की बसेस हैं यानी पेइंग बस सर्विस है उसको ख़वातीन बस ड्राइवर्स ही चलाएंगी और ये फ़ैसला सामने आया था। उसके वाले से हमने देखा कि ट्रेनिंग्स दी गई हैं 18 ख़वातीन को। तो आज जो बस ट्रेनर हैं हुमा वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बस ट्रेनर तो नहीं हूँ बट ये कि आई एम वर्किंग एज ए जेंडर एक्सपर्ट ओके। फॉर दिस प्रोजेक्ट। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी। सही जी, तो उसकी और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा 21 किलोमीटर्स का येलो लाइन का कॉरिडोर है स्टार्टिंग फ्रॉम दाऊद चौरंगी और ये एंड होता है शारा कायदीन के ऊपर। हमने पहले स्टार्ट की थी पिंक बसेस, जो आप लोगों ने देखा होगा कि पिंक बसेस थी, उसमें पैसेंजर्स भी जो हैं आपके पास ख़वातीन थी, आपके पास बस होस्टेस भी ख़वातीन थी। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जो हैं फ़ीमेल ड्राइवर्स को भी लेके आएँ, क्योंकि अगर आप इनको लेके आते हैं तो एक तो हम समझते हैं कि आप इक्विटेबल, अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर कि आप इक्विटी प्रोवाइड करना चाहते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन को दें। अभी तक देखें कोई भी फ़ीमेल बस ड्राइवर, जितना भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है थ्रू आउट, अगर आप पाकिस्तान देखें तो कहीं भी आपको नहीं नज़र आते। तो ये हमने समझे कि SMTA ने ये फ़र्स्ट इनिशिएटिव लिया कि हम बस ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग भी वो नहीं कि एक नॉर्मल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बिल्कुल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो एक हम प्रोफेशनल्स के साथ मिलके कराएंगे। तो उसके लिए हमने कोलैबोरेशन किया नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के साथ। उनके साथ इनिशियली हमने 45 डेज़ का ट्रेनिंग प्लान स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इन्हें बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और इनको सिमुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस कराई, फिर कार के ऊपर प्रैक्टिस कराई। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ हमने इनको लेके आए मेहरान बस डिपो के अंदर, जहाँ पे इनको प्रॉपर जो बसेस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलॉन्ग विद स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बसेस और सारी चीज़ें जो होती हैं बस के आपको किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कोई इश्यूज़ हो जाएं, रोड पे जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स, वो सारी चीज़ें हमने इनके ऊपर बस के लिए बताई। अच्छा, सारे कोई भी प्रोजेक्ट जो है जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आप समझें कि उसकी सक्सेस जो होती है, अभी हम जैसे हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, इन लोगों की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, तो सक्सेस जो डिपेंड करती है वो आपकी समझें कि टीम लीडर के ऊपर करती है। तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मिस्टर कमाल डायो साहब। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और अगर लीडर आप समझें अच्छा हो और अपनी टीम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करता है और उनके ऊपर रिलाई करता है कि ठीक है दे कैन डू, तो बहुत सारी आपको अच्छी अचीवमेंट्स और सक्सेसेस नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो अच्छा है कि ख़वातीन अभी इनिशियली बस चलाती हुई हमें नज़र आएंगी। कब से वो ऑन रूट्स होंगी, कब तक नज़र आएंगी? ये देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। तो बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी आप बस ड्राइवर की जो लाइसेंस होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मल LTV लाइसेंस जिसके पास होता है उसे 3 इयर्स तक वो लाइसेंस रिटेन करना होता है। 3 साल के बाद आपका वो लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है हैवी व्हीकल के लाइसेंस के ऊपर। तो हमारे पास जो ट्रेनीज़ 18 हैं उनमें से 2 जो
हैं वो ऑलरेडी उनके पास LTV का लाइसेंस लास्ट 10-11 ईयर्स से है, तो दे आर एलिजिबल जी। तो अब वो कन्वर्जन पे आ जाएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप इनको प्रॉपर ड्राइविंग सीट के ऊपर देखेंगे, इन 2 ख़वातीन को, तो जो प्रॉपर बस चला रही होंगी। जो रिमेनिंग हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे इसी सेक्टर के अंदर अगर हम उन्हें रखें ताकि वो इसी के थ्रू लर्निंग करें, बस होस्टेस के तौर पे काम करें, को बस ड्राइवर के तौर पे काम करें, ताकि वहाँ से एक जो आपको समझें कि एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं विद इन द सेक्टर। हाँ, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, कोई भी अटैचमेंट आपकी हो जाती है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि हम इनको स्टार्ट करेंगे डेडिकेटेड, जो हमारा कॉरिडोर है ग्रीन लाइन का कॉरिडोर है BRT का, अभी हम इन्हें डायरेक्टली मिक्स ट्रैफिक के ऊपर नहीं लाएंगे, ताकि कुछ टाइम ये जो हैं क्योंकि लोगों को भी आपको पता है कि उनके फेयर्स होते हैं कि भाई ख़वातीन जो हैं वो बस ड्राइव कर रही हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें हम इनको पहले जो हैं वो BRT डेडिकेटेड कॉरिडोर के ऊपर लाएंगे। जब थोड़ा अच्छा इनका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, रोड सेंस डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह इनको हम जो हमारी जितनी भी बसेज़ हैं, रेड लाइन है, हमारी रेड बस है, पीपल्स बस के अंदर जो सर्विसेज आती हैं, वाइट वाली EV बस है, ग्रीन बसेज़ हैं और पिंक बसेज़ हैं, तो इंशाल्लाह फिर आप बहुत जल्द इनको उनके ऊपर देखेंगे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इनिशियली 18 लोगों को ट्रेन किया गया है, तो मज़ीद ख़वातीन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी आने वाले दिनों में या सेशंस होंगे? जी जी बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट बैच था, तो हमने हमारा प्लान था कि हम इनिशियली 30 जो है ना फर्स्ट बैच में 30 ख़वातीन को लेके आए, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा इसके अंदर कम रहा, क्योंकि लोगों को एक आइडिया नहीं था कि क्या ट्रेनिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर हमने इसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट की थी, तो लोग सोचते थे भाई पता नहीं क्या ट्रेनिंग होगी, हमें किस तरह से बताएंगे, वो एक नॉर्मल टाइप ट्रेनिंग समझ रहे थे। बट अब हमारा जो नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में स्टार्ट होगा, उसमें हम फिर ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि उनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और दूसरा, जब हमारी ये वाली जो ख़वातीन हैं, इन्होंने जो यहाँ पर लर्निंग की है, आप समझे प्रोफेशनल्स के साथ, तो दे आर वेरी हैप्पी। और अब हमारे पास जो रिस्पांस आया है इन्हीं के थ्रू, वो बहुत अच्छा है। अब देयर आर सो मैनी एप्लीकेंट्स जो हमारे पास अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इन लाइन है कि भाई कब आपकी नेक्स्ट जो है वो सेशन स्टार्ट होगा और हम उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो और जो लोग ख़वातीन अब आगे आने वाले दिनों में आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहती हैं, ट्रेनिंग देना चाहती हैं, तो वो कैसे राब्ता करें, कैसे ढूंढें, उनके लिए रास्ता क्या है? उसका ये मैकेनिज्म है कि हमारा न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट अंडर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी। तो आप इसके अंदर ये देखें कि उसमें आपको इसमें नीचे फर्दर फिर हम लिखते हैं कि भाई ट्रेनिंग फॉर द टू इन्हांस द स्किल्स ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इन HTV लाइसेंसेस और LTV लाइसेंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर आप जब भी न्यूज़पेपर में देखें तो ये देखिएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को आपके जो कीवर्ड्स हैं वो देखें, और बाकी आप देखें कि वुमेन ड्राइविंग ट्रेनिंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप देखें। तो वो हम एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने लास्ट टाइम भी 2 दफ़ा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था ताकि हमारे पास अच्छा रिस्पांस आए। तो अब इंशाल्लाह 2 महीने के बाद, अभी क्योंकि हमारा इस बैच की कंप्लीशन तो हो गई है ट्रेनिंग, बट अभी इनके लाइसेंसेस हैं, उसके बाद इनकी प्लेसमेंट्स हैं डिफरेंट जगहों पे, तो जैसे ही ये सारे जो हैं वो एडजस्ट होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट बैच अपना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ा अच्छा रिस्पांस भी नज़र आ रहा है। ख़वातीन कितनी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट होना, और ये हम फुटेजेस में भी देख रहे हैं, मैं तो खैर थर भी होकर आई हूँ, तो वहाँ पर तो ट्रक्स चला रही होती हैं, खासे ट्रिकी ट्रैक्स पे वो लोग चला रही होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकती। यहाँ जिन ख़वातीन को ट्रेनिंग्स मिली हैं वो कितनी मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और कॉन्फिडेंट हैं इसको लेके? अच्छा देखिए, जब हमारे पास ये ख़वातीन आई थी 18, तो हमने जहाँ ट्रेनिंग दी थी ना वो है रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि है नेशनल हाईवे के ऊपर, आप समझिए थोड़ा सा, आप समझिए मेन सिटी से दूर है। तो इनिशियली तो ये 18 ख़वातीन है, ये बड़ी जो है ना थोड़ी सी परेशान भी थी, हम इतनी दूर कैसे आएंगे जाएंगे, किस तरह से कम्यूट करेंगे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ें। तो फिर इसमें हमने इन्हें एक तो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्रोवाइड किया, और हमने इन्हें लंच प्रोवाइड किया जो गवर्नमेंट ने, ताकि इनको फैसिलिटेट करें, इन्हें मोटिवेट करें कुछ लर्निंग के लिए ना। अगर आप किसी की भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी मोटिवेशन दोनों साइड से होनी चाहिए। अब नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, अब तो वो समझती हैं कि बस क्योंकि हम जो हैं वो दे कैन डू एनीथिंग। तो अब माशाल्लाह से हमारा जो है सारी ख़वातीन जो इनिशियली थोड़ी शुरू में डरी हुई थी, सब चीज़ें थी, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ज़बरदस्त। आगे आने वाले दिनों में क्योंकि मज़ीद भी बसेस आ रही हैं, मज़ीद ड्राइवर्स की, मज़ीद जो है वो चीज़ों की, कंडक्टर्स की जो है वो डिमांड होगी, तो ख़वातीन का इसमें आप कितना समझती हैं? या जैसे आपने बताया कि ट्रांसजेंडर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है कि हम ये कहते तो हैं कि भाई उनको मांगते क्यों हैं, लेकिन जब तक रोज़गार नहीं फराम किए जाएंगे, मौके नहीं मिलेंगे, तो कैसे वो होगा। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हर सेक्टर के अंदर इनको लेके आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट
डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट अगर समझें कराची सिंध के अंदर भी समझे तो बेसिकली मेल डोमिनेटेड एक आप समझे सेक्टर समझा जाता है ना, कि जहाँ पर मोस्टली अभी भी आप देखें तो आपको मेल्स ही नज़र आएंगे, ज़्यादातर फीमेल्स का रेशो यहाँ पर कम है। तो इसमें भी हमने एक जो है ये इनिशिएटिव था कि भाई ख़वातीन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें इन एवरी सेक्टर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको मैं बड़ा जो है ना वो रिगार्ड करती हूँ गवर्नमेंट का, कि उन्होंने इसको जो है वो इनिशिएट किया और इसके जो हमें इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत सपोर्ट किया कि नहीं भाई आप जो भी है हम, क्योंकि देखें हर जगह पे जब आप भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो लोगों का एक ये परसेप्शन था कि भाई अभी ख़वातीन के पास लाइसेंस तो है नहीं तो ड्राइविंग कैसे स्टार्ट करेंगी। तो देखें पहले तो ट्रेनिंग होती है, फेजेस होते हैं ना, पहले आप ट्रेनिंग करते हैं। जब हम भी अपनी गाड़ियाँ चलाना सीखते हैं, जो नॉर्मल गाड़ी हम चलाते हैं तो उसमें पहले आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप लाइसेंस पे जाते हैं, फिर आप रोड पे आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। तो इसमें भी अभी ट्रेनिंग हुई है, अब इनके लाइसेंसेस होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह रोड पे आएंगे। तो पूरा एक प्रॉपर चैनल है, इस तरह नहीं कि आप किसी को भी लेके आ जाएं कि भाई आप आएँ और चलाना शुरू करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वी विल गो विद दैट। बिल्कुल ऐसे ही, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। इस हवाले से आप लोगों के कोर मेंबर्स जो हैं जो इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उसमें कितनी ख़वातीन हैं, उसमें कितनी ख़वातीन की नुमाइंदगी है और कौन कौन इसको लीड कर रहा है? देखिए लीड तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो हैं वो कमाल डायो साहब हैं, ही लाइट डायरेक्टर, और माशाल्लाह से उनकी लीडरशिप के अंदर बहुत सारी अच्छी इनोवेशंस आई हैं। पहले हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल्स का रेशियो भी कम था ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो अब हम जो न्यू हायरिंग कर रहे हैं उसमें भी हमने सर्टन परसेंटेज रखी है कि 20% शुड बी फीमेल स्टाफ। तो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 2021 में उस वक्त तो बहुत ही कम रेशो था, हार्डली 2 ख़वातीन थी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। अब माशाल्लाह से ग्रेजुअली जो है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और अब हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि एक दूसरे आप समझें कि अगर आप यहाँ बैठी हैं और मैं आऊँगी तो भाई फीमेल इज़ हियर, तो आप थोड़ा सा अच्छा भी फील करते हैं, कंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, वाकई हमें कहते हैं कि भाई किस तरह से हम आ सकते हैं। तो सारी हमारी टीम जो हैं अलॉन्ग विद हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और सारे कोलीग्स का इसके अंदर हमारा बहुत अच्छा रोल है। सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है कि किस तरह से मोटिवेट कर सकें ख़वातीन को, लेके आ सकें। और प्रोजेक्ट की बेसिकली जो भी है कि आपको कोई अच्छी सक्सेसफुल, अगर आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि जेंडर इंक्लूसिव हो वो प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जेंडर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बशीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मास ट्रांजिट, बस मास ट्रांजिट जो है मनसूबा। वेलकम टू द शो बशीर साहब। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम हुआ कि 18 ख़वातीन को ट्रेनिंग्स मिली हैं और यकीनन वो आइंदा आने वाले दिनों में हमें सड़कों पर बसें चलाती हुई नज़र भी आएंगी। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल ट्रेनिंग के सेशंस कैसे रहे, मज़ीद कितनी ख़वातीन को आगे मज़ीद तालीम देने का और सिखाने का इरादा है बशीर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारा जो सफ़र है ये जी शुरू होता है फरवरी 2023 से, जब हमने ये पिंक बस सर्विस का इनिशिएटिव लिया था। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो वाहिद एक इंडस्ट्री है कि जिसमें जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो कम है। जैसे अभी हुमा ने बताया आपको कि हमारे यहाँ वहाँ पे दफ्तर में भी जो है वो 2 ही ख़वातीन थी जो पहले काम कर रही होती थी, और इस वक्त माशाल्लाह जो है वो हमारे जो को वर्कर्स हैं उनमें ख़वातीन की तादाद भी जो है वो इस वक्त खासी बढ़ी है। इसी तरह जो है वो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पिंक बस सर्विस चलाई। उसके बाद जो है वो उस वक्त उसमें जो होस्टेस थी वो सिर्फ खातून थी, तो ये ख्याल आया कि जी क्यों ना वो उस बस को चलाने के लिए जो है वो ड्राइवर भी जो है वो जो इस वक्त मेल है वो भी फीमेल हायर किए जाएं। तो हमने ये फिर एडवर्टाइज किया। ये KMP के अंडर जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है वो हमने मोटरवे पुलिस के इश्तराक से और NRTC के तावन से ये ट्रेनिंग करवाई, और इसमें जो है वो ये फर्स्ट बैच 18 का था इनिशियली, और फिर इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट जो बैचेस हैं हमारे वो आएंगे। अच्छा, इस ट्रेनिंग की कोई फी वगैरह है या जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ख़वातीन के लिए? जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि हम उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं 45,000 का, कि जो उनको, और उसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंसेस और लंच वगैरह जिस तरह की फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। यानी ख़वातीन को जो है वो मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा इक़दाम नज़र आ रहा है। ख़वातीन का रिस्पॉन्स कैसा है बशीर साहब? जी ख़वातीन का नॉर्मल है।
जो होप मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह हमें कोई जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेशन मिलेगी उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि ये पहला वो था टाइम के जो हमने ये इसको जो है ना वो ये इनिशिएट किया था। तो अब जबकि ये बैच हमारा कंप्लीट हो गया है तो इन्हीं में से काफ़ी खवातीन कह रही हैं कि जी हमसे काफ़ी लोग राबिता कर रहे हैं कि जी कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे हम इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो पहले क्योंकि पता नहीं था खवातीन को कि इस तरह जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जो है वो ज्वाइन करवाया जा सकता है, या हम भी बस चला सकते हैं, या हम भी इसमें शोल्डर टू शोल्डर विद मैन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में यकीनन बेहतरी आएगी और हम इन खवातीन को सड़कों पर बस चलाता हुआ देखें। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन, और जो पिंक बस सर्विस है मैं तो उसमें भी चाहती हूँ कि और ज़्यादा रूट्स पर वो स्टार्ट हो ताकि जो लेडीज़ हैं जिनको सफ़र करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनके लिए आसानियाँ हों। थैंक यू सो मच हुमा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बशीर हुसैन साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो शामिल करेंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक हैं उनके लिए एक मरासला लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है उस मुआहदे की जानिब उन्होंने तवज्जो मबज़ूल कराई है और ये कहा है कि जो मजबूत सड़कों का जाल है वो यकीनन तिजारत के लिए भी ज़रूरी है, राब्ते के लिए भी ज़रूरी है, तरक्की और खुशहाली के लिए भी ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो है वो इनको चीज़ों को स्पीड अप किया जाए। मोटरवे कराची और गवादर बंदरगाहों के लिए तिजारती राहदारी का ज़रिया है और इस पर दिलचस्पी लेकर इसको मंसूबे को तकमील करवाया जाए, मुकम्मल करवाया जाए और स्पीड अप करवाया जाए प्रोसेस को। तो इस हवाले से भी बात होगी, कब से प्रोजेक्ट आगाज़ हुआ हुआ है, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा और अगर ये हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा मेयर कराची ने शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान कर दिया है क्योंकि अदालती अहकामात जारी किए गए थे। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि शहर भर से जो बैनर्स हैं, सियासी झंडे हैं, उन्हें उतार दिया जाए और झंडों से सियासत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप तस्वीरें लगाएं और जो है पूरे शहर में आप सिर्फ मार्केटिंग करते रहें, आप इनको उतारिए और जो डिफरेंट तरीके से जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उनको प्लान करें। उसके अलावा मेयर कराची की जानिब से एक और इक़दाम देखने में आया कि शहर भर में जो खुले मैन होल्स हैं उन पर कवर रखने की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इससे पहले भी कई दफ़ा ये मुहिम होती है, कवर्स रख भी दिए जाते हैं, लेकिन हम बारहा इस जानिब जो है वो तवज्जो मबज़ूल करा चुके हैं कि ये बहुत ईज़िली लोग उसमें से वो ढक्कन उठाते हैं और बेच देते हैं मंशियात जो लोग मुलविस होते हैं। तो मेन होल्स के कवर्स जो हैं उनको बाकायदा कवर करने का प्लान तो शुरू कर दिया गया है और ये किए भी जाएंगे, लेकिन जो है ये भी ज़रूरी है कि नज़र रखी जाए कि कहाँ से ये बार बार मैन होल्स के जो ढक्कन हैं वो गायब हो जाते हैं और ये क्यों सड़कों पर हमें नज़र नहीं आते। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान जो सियासी जमातें हैं वो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन उस पर आज ही नोटिस ले। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन से खिलाफ वर्जियाँ हुई, क्या हो रहा है, हमारे नुमाइंदगान आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। उसके अलावा कामरान टेसोरी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी शख्स परेशान है वो गवर्नर हाउस आ सकता है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी के हवाले से हमने कुछ दिन पहले खबर देखी थी कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि जनाब जिनके एक महीने के अंदर यानी दिसंबर में जिनके मोबाइल और बाइक्स चोरी हुए वो FIR लेकर आएंगे और एक मैकेनिज़्म बनाया गया था कि उनके थ्रू उनको मोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस आए, राब्ता करें और अपनी परेशानी और मसाइल का जो हल है वो तलाश करने के लिए आप गवर्नर हाउस आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड खबरें भी आज हमारे साथ होंगी, शामिल करते हैं। सिंध प्रीमियर लीग जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है 25 जनवरी से कराची में मेला सजेगा और ये जो सिंध प्रीमियर लीग है इसमें मुख्तलिफ टीमें इन एक्शन होंगी। 6 टीम्स बनाई गई हैं। सिंध भर से कौन कौन सी टीम्स रिप्रेजेंट करेंगी और कौन से इसमें अहम खिलाड़ी होंगे, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ में तो लगता है कि
बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हमने देखने में नज़र आई और ये अलार्मिंग होता जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखने के बाद और आगे भी हमारे पास जो है वो सीरीज़ मौजूद हैं, खेलना है पाकिस्तान ने। तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जिस तरह मैचेस हुए, पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही उस पर बात करेंगे। बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं चल रहा है, बैट्समैन क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा कराची के KPT फुटबॉल ग्राउंड में जनूबी अफ्रीकी फ़ुटबॉल क्लब और कराची यूनाइटेड के दरमियान जो है वो मैच खेला गया और जो मेहमान क्लब आया उसने 3-1 से मैच जीत लिया। तो फुटबॉल के हवाले से भी कुछ हो रहा है और अच्छी एक्टिविटी है, तो हम इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को हमारे शो के अंदर। आजिज जमाली साहब हमारे साथ मौजूद, पॉलिटिकल रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम आजिज भाई, कैसे हैं? ज़बरदस्त, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ऑल गुड जी ज़बरदस्त। तो ये सबसे पहले तो ज़रा यही बता दीजिए कि जो गोल्फ टूर्नामेंट है ये कहाँ कहाँ हुआ और इसका जो है वो चैम्पियन कौन रहा? जी लाहौर के अहमद बेग ने 13 अंडर पार के साथ टूर्नामेंट जीता कल और 12 लाख रुपए प्राइज़ मनी हासिल की। लेकिन इसकी खास बात इस टूर्नामेंट की ये थी कि पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया ही 95 गोल्फर्स ने। लेकिन एक शॉट दूसरे दिन ऐसा लगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान एयरफोर्स क्लब के ज़ुबैर हुसैन ने ऐसा शॉट मारा कि वो डायरेक्ट होल में गई बॉल और उनको 50 लाख रुपए से जायद की गाड़ी दी गई। इस वो होल इन वन एक शॉट ख़ास तौर पे होता ही है कि एक शॉट में अगर बॉल चले जाए होल में तो आपको जो कार रखी होती है वो दी जाती है। तो ये एक बंदा पाकिस्तान का उस दिन सबसे खुश नसीब बंदा साबित हुआ, ज़ुबैर हुसैन, जिसने एक शॉट में 50 लाख रुपए जीत लिए। तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है। कभी कभार ऐसा शॉट लगता है कि आपकी बॉल डायरेक्ट एक ही शॉट में 210 गज के फासले पर ये था जहाँ से उन्होंने शॉट मारा और जहाँ होल था। तो ये बड़ा खुशनसीब लोग होते हैं जो इस तरह के शॉट मारते हैं। उन्होंने हालांकि 1 महीने पहले डिफेंस गोल्फ क्लब में टूर्नामेंट हुआ था तो वहाँ भी उन्होंने होल इन वन किया था। तो वहाँ लेकिन उनको सिर्फ 1 लाख रुपए प्राइज़ मनी थी वो मिला। यहाँ पे कार रखी गई थी, लेटेस्ट मॉडल की कार, तो वो ने कोई 50-60 लाख से ज़्यादा महंगी गाड़ी है, वो लेटेस्ट मॉडल तो है। आप ये देखें ना कि वो माहिर लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इस काम में बहुत ये ज़्यादा लग भी होता है, हालांकि जो बहुत बड़े खिलाड़ी जो हमेशा टूर्नामेंट जीतते हैं वो कभी कर नहीं पाते है। ये लक पे होता है कि आपने शॉट आपके चले जाए, भले टिप्पा खा के जाए या डायरेक्ट जाए, लेकिन चले जाए होल में तो आपको ख़ास जो इनाम रखा होता है वो दिया जाता है। तो कल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने उनको ये कार की चाबी दी और वो बड़ी खुशी का उन्होंने इज़हार किया। उनका कहना था कि मैं कार बेचूंगा नहीं, चलाऊंगा खुद ही। चलेंगे, ये तो अच्छी बात है। और वैसे भी हम जैसे कहते हैं ना कि दीगर स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा भी क्या क्या हो रहा है उस बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन चीज़ों को भी कमर्शलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये इतना इवेंट हुआ और इसमें इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है, प्राइस मनी भी आपने जैसे बताई 12 लाख रुपए, वो भी अच्छी है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल प्राइस मनी थी, कार उसके अलावा थी। वेरी नाइस। तो अच्छा है, चलें, स्पोर्ट्स के मौके मिल रहे हैं। उसके अलावा फुटबॉल मैच भी हुआ है और ये जनूबी अफ्रीकी फुट टीम आई, एक वहाँ की क्लब की टीम आई, उसने आज मैच खेला और जीता उन्होंने 3-1 के मुकाबले में 3 गोल से। KPT फुटबॉल स्टेडियम मैच हुआ, कराची यूनाइटेड को उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन मैच की अच्छी बात ये थी वो जीते तो हार जीत खेल का ऐसा, लेकिन उन्होंने बड़े खुशी का इजहार किया, बड़े अपने अफ्रीकन स्टाइल में डांस किया। तो हमने उसकी रिपोर्टिंग भी की, तो वो बड़ा खुश थे। वो कराची में, क्योंकि वो यकीनन पहली बार आए थे, 19 खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि कराची में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाजी अच्छी की। इस तरह की उन्होंने एक खैर से गाली बयान दिए। उनका कहना था कि हम बहुत मज़ा आ रहा है हमें कराची के दौरे, फिर इस्लामाबाद भी जाएंगे वो खेलने। तो इस तरह से अच्छा एक टीमों की आमद रफ्त होगी तो दोस्तियाँ बढ़ती हैं खिलाड़ियों में, वो आपका मुल्क देखते हैं तो उनके लिए एक नेक ख्वाहिशात पैदा होती है कि यार पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है। तो इस तरह से टीमें पहले आती थी, अब काफ़ी बीच में कम हुई, लेकिन उम्मीद है कि दोबारा से सिलसिला फुटबॉल का वैसे भी रुझान जो है ना, मैं देख रही हूँ गली मोहल्ले में तो बहुत बढ़ गया है। लोग मैचेस देखते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोफेशनली हमारे यहाँ जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ शौक़ बहुत है फुटबॉल का, लोग देखना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, अमीर हो गरीब हो सब खेलते हैं। खेल है, देखा जाए तो खेल एक फुटबॉल है 22 खिलाड़ी खेल लेते हैं तो बड़े सस्ते में हो जाता है, लेकिन ये इसमें पैसा बहुत है। और पाकिस्तान फुटबॉल में शौक इतना होने के बावजूद पाकिस्तान फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में 200 नंबर पर। यही तो मैं कह रही हूँ, पहले भी वो तो मेरे ख्याल से फीफा ने भी उसका जो मुआहदा था उसको ख़त्म कर दिया ना, जहाँ पे फीफा ने बैन लगाया था तो वो पाबंदी ख़त्म हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे फुटबॉल फेडरेशन के तो चीज़ें दोबारा से मामूल पर आ जाएगी। वो पहले भी ये हुआ था, जो इलेक्शन हुए थे और फिर वो सारी चीज़ें थी, लेकिन इलेक्शन के लिए टास्क दिया हुआ लेकिन वो इलेक्शन करा नहीं पा रहे। यही वही इलेक्शन जो भी सीट पर बैठ जाता है वो चाहता नहीं है इलेक्शन, बस खुद ही आर्जी तौर पे ढोक लगा के खुद ही रोल करता है। करते हुए नजर भी तो आ रहे हो ना कि आप कुछ कर रहे हैं, अभी तो हमें कोई भी हैपनिंग नजर नहीं आ रही। फीफा से इसमें भी फंड बहुत मिलता है, करोड़ों के फंड मिलते हैं। तो कोई चाह नहीं रहा होता कि 11 लाख आपकी तनख्वाह लग गई है तो आप तो चाहेंगे मुस्तकिल मिलती रहे,
कोई ना कोई बहाने बना के इलेक्शन को आगे बढ़ाते रहेंगे तो नहीं यही तो हो अगर रहा है। आपको मिल भी रही है तो कम से कम कुछ परफॉर्म तो करें, दिखाएं तो। परफॉर्म बहुत होना सेक्टर जरूरी में नहीं काम है, कहाँ हो रहा है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट जा रही है तो वो कहते हैं ओके। हाँ एग्जैक्टली लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जी कोई भी बराजमान तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो सब भूल जाते हैं कि हम जिस लिए इन ओहदों पर लगाए गए हैं तो उसका हक भी अदा करें। बहरहाल एक तरफ हम ये देख रहे हैं सूरत हाल आज साहब के जो वज़ीर आला सिंध साहब उन्होंने आज़म को ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो मोटरवे का मंसूबा है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। तो ये और इस तरफ तवज्जो भी दिलाई। यकीनन मोटरवेज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने जब देखा कि लाहौर में और इस्लामाबाद में, पंजाब में हमने बेहतरी देखी तो बिज़नेस भी खासा जनरेट हुआ। कितना ज़रूरी है और ये कब मंसूबा तकमील होनी थी इसकी? देखें, सक्कर हैदराबाद मोटरवे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले तो मैं आपको इस ख़त की तफसीलात बताऊं, ज़रूर। उसके बाद कहानी बताता हूँ। ख़त में वो बात नहीं है जो ख़बर है। ख़बर ये है कि ये मोटरवे का मंसूबा सक्खर टू हैदराबाद ये सीपैक के तहत बन रहा था। ठीक है। सीपैक ने जो प्रोजेक्ट्स दिए थे सिंध हुकूमत को, उनमें एक प्रोजेक्ट ये भी शामिल था। लेकिन अब इतलात ये हैं कि इसको सीपैक से इस मुआहदे मंसूबे को निकाल दिया गया है। अब सीपैक से निकाल दिया गया है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मंसूबा फिर रुल गया। लेकिन वज़ीर आला ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने उस बात की निशानदेही नहीं की, लेकिन लिखा यही है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए इसकी जो ज़रूरियात हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए और इस मंसूबे को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। ये लिखा है इस ख़त में। लेकिन अब कहानी मैं आपको बताऊं। जी ज़रूर। ये मंसूबा सीपैक से पहले भी था, जो 2013 की हुकूमत थी उसमें भी ये मंसूबा था। फिर बाद में उसको निकाल दिया गया था। फिर सीपैक जब आया तो सीपैक में शामिल किया गया। इस दौरान हुआ एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल हुआ। अच्छा। इस मंसूबे में हैदराबाद से लेके सक्खर तक जो प्राइवेट लोगों की ज़मीनें थीं, ज़ाहिर जब शाहराह जहाँ से बनती है तो ज़रई ज़मीनों से वो गुज़रती है, तो वो ज़मीनें जो होती हैं वो प्राइवेट लोगों की होती हैं। हुकूमत उनको पैसा देकर वो ज़मीनें ख़रीदती है। अच्छा, इस पैसे के लिए कोई 5 से 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे कि ये ज़मीनों की ख़रीदारी के लिए। तो डिप्टी कमिश्नर्स ने बहुत बड़ी करप्शन की इसमें। एक डिप्टी कमिश्नर मटियारी और दूसरा डिप्टी कमिश्नर नौशर फ़िरोज़। अच्छा, इन्होंने वहाँ के कुछ सियासी लोगों से मिलकर ज़मीनों की जो ख़रीदारी की पैसे थे वो हड़प कर लिए। यानी जो लोगों को पैसे देने थे, जहाँ से मोटरवे की आपने लाइन बनाई, प्राइवेट लोगों को पैसे देने थे, वो पैसे लोगों को मिले ही नहीं। जो ज़मीनों के मालिकान थे उनको वो पैसे मिले ही नहीं। उसके बाद ये मामला नेब में गया, उसके बाद इसकी इंक्वायरी हुई, उसके बाद वो दोनों डिप्टी कमिश्नर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात बने। उसमें एक डिप्टी कमिश्नर गिरफ़्तार हुआ, दूसरा मुल्क से ही फ़रार हो गया। तो ये एक बड़ी रुकावट आई इसे, मेरा ख्याल है, वरना अब तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होता। अगर क्योंकि अब जब प्राइवेट लोगों को ज़मीनों के पैसे नहीं मिले तो वो एतराज़ कर रहे हैं, वहाँ से वो मंसूबा काम शुरू करने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई पहले पैसे, होता भी यही है, पहले आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो मालिक आपको उसकी इजाज़त देता है। आपने पेमेंट नहीं की तो वो जो प्राइवेट ज़मींदार है उनकी बात तो दुरुस्त है, वो तो काम करने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी इस सक्खर हैदराबाद मोटरवे के पीछे। ये करप्शन की नज़र हो गई है, जिस वजह से ये काम रुका हुआ है। अब तो इसको सीपैक से भी निकाल दिया गया है और इस वजह से मैंने कहा कि मुझे तो ये मंसूबा रुलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अब सिर्फ इस मंसूबे में सिर्फ ये एक एरिया है जो बचा हुआ है। सक्खर टू मुल्तान मोटरवे मुकम्मल हो चुका है, मुल्तान से आगे फिर पूरे पाकिस्तान तक मोटरवेज़ हैं। लेकिन ये एक बड़ी शायरा है, कराची से हैदराबाद तक मोटरवे है, फिर हैदराबाद से सक्खर जो नेशनल हाईवे है। कराची से हैदराबाद तो ऑल डन है, बन चुका है ना? तो हाँ, वो तो कंप्लीट है, वो तो गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। लेकिन अब हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे ना होना एक बहुत बड़ा अज़ाब है। डिस्टेंस कितना है हैदराबाद टू सक्खर? ये हैदराबाद टू, देखें, हैदराबाद से सक्खर तकरीबन 6 घंटे का ये फासला है। लेकिन ये मोटरवे बनने के बाद ये 2 घंटे कम हो जाएंगे। ये 4 घंटे में, यानी आप कराची से सक्खर आप समझें कि वैसे 8 घंटे लगते हैं, 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कराची से मुल्तान वैसे आप 9-10 घंटे में पहुंचते हैं, आप मुल्तान तक 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुल्तान से आगे तो फिर मोटरवे है लाहौर तक। तो ये एक सिमट जाएंगे रास्ते मोटरवेज़ की वजह से। ये सिंध के अवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है
इस मोटरवे पे काम बिल्कुल होना ऐसे ओवरऑल तरक्की के लिए आप ये देखें ना कि जहाँ बहुत पर ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें होती हैं, डेवलपमेंट होती है, बाहर से आने वाले लोगों को इंडस्ट्रीज लगाना चाहें एक शहर से दूसरे शहर, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का और लोगों का जो है उनको फैसिलिटीज़ होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और ख़बर कल ये भी हमारे सामने आई, कामरान टसोरी साहब कह रहे हैं कि हर परेशानी के लिए कोई भी शख्स परेशान है तो दरवाज़ा खुला है गवर्नर हाउस का, और वो बैल का सिस्टम भी लगाया गया था, अभी तक फंक्शनल है, बिल्कुल है। और सबको दावत देते हैं वो मुझे वैसे। अच्छा लगा, मैंने भी एक बेल बजाई थी वो एक बार एक प्रोग्राम में एंड होने के बाद जब मैं निकला, मैं कहा चेक करूँ जाके, तो जैसे बजाई रेंजर्स वाले ने मुझे कहा कि जैसे आप करेंगे कमरे से कोई निकल के आएगा फिर उसको अपनी शिकायत बताइएगा। तो मैंने बजाई, घंटा वैसे बजाया, तो वो निकल के आकर उन्होंने बताया आपकी शिकायत। मैं कहा सर्विस का मसला है मेरे इलाके में, नॉर्थ कराची में। मैंने कहा ठीक है, आप अपने एनआईसी की कॉपी के साथ लिख के दे दें तो आपके मसले मुतलका इदारे को भेज के हल कराया जाएगा। यानी सुनते हैं आपकी बात, एक बंदा मुस्तकिल उन्होंने बैठाया हुआ है, ये अच्छी बात है, चलें कोई तो सुन रहा है। और मुझे लगता है गवर्नर हाउस में पिछले 1 साल में ये एक फलाही इदारा, फलाही दर बन गया है कि लोग यहाँ आके राशन भी लेते हैं, लोग खाना भी खा लेते हैं। गवर्नर हाउस सिर्फ देखना नहीं, वहाँ से मसले भी हल हो रहे हैं लोगों के। यानी आईटी की तालीम भले वहाँ दी जा रही है। गवर्नर साहब बार बार कह रहे हैं कामरान साहब कि हमने कोई वादा नहीं किया था गवर्नर हाउस को ऐसा बनाएंगे, लेकिन हमने कर दिया। जिन्होंने वादा किया उन्होंने किया नहीं ऐसा कि तालीमी इदारा बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, करेंगे वो करेंगे। उन्होंने सिर्फ 1-2 बार चक्कर लगवाया शहरियों को कुछ, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया चक्कर। लेकिन यहाँ अमली तौर पर रोज़ाना राशन मिलता है। कहीं 3 लाख लोगों को अब तक राशन दे चुके हैं यहाँ से, और कुछ 1.5 लाख के करीब लोगों ने यहाँ पर रमज़ान में अफ्तार डिनर किया। और अब उनका ये टारगेट कि इस साल रमज़ान में कोई 10 लाख के करीब जो है लोग। भाई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, सैरियाँ हो रही थी, इफ्तारियाँ हो रही थी, रौनक मेला लगा हुआ था गवर्नर हाउस के बाहर, वरना तो आप जानते हैं लोग सोचते थे पहले तो आज भाई। इसमें गवर्नर के साथ थे ये, जब ये मार्केटों का दौरा किया उन्होंने और फिर ये मीडिया टॉक थी। ये मेरा ही इनसे सवाल था कि लेकिन आपने जो ऐलानात किए थे आते ही, उनमें बहुत सारी बातों पे मैंने कहा अमल नहीं हुआ। जैसे कि तो ये कैसे देखें इन्होंने कहा था गवर्नर साहब ने कि थाने हमारे हवाले कर दें, पुलिस हमारे हवाले कर दें, हम बताते हैं कि किस तरह अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती है। अब इसमें जो मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन की चोरी का मामला है ना, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जिसके पास एफआईआर की कॉपी है वो लेकर आ जाएं हमारे पास, हम उसको मोटरसाइकिल या फ़ोन देंगे। ये एक बहुत मेरे 2 फ़ोन छिन चुके हैं, मैंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अब ये तो आपका प्रॉब्लम है कि आपने क्यों नहीं करवाई। बहुत पेचीदा है। यानी आप एक तो आपका फ़ोन छिन गया, फिर आप पुलिस के पास जाएं, आप एक बार नहीं 12 आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एफआईआर दर्ज हुई, फिर आपसे गवाह मांगे जाएंगे, वो आपको गवाह चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन आपसे शुरू हो जाएगी, फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, फिर आप कोर्ट के चक्कर काट, मतलब एक तो आपका फ़ोन गया, आपका नुकसान भी हुआ, दूसरी तरफ आप कोर्ट कचहरियों के और थानों के चक्कर भी काटते रहे। इसको ये एक पेचीदा मसला है, इसको आसान करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा, एफआईआर क्यों नहीं कटती है भाई? मैं अगर पुलिस को इन्फॉर्म, मैंने कहा ना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई फ़लाँ जगह से मेरा मोबाइल फ़ोन छिन गया, एफटीसी के बाहर मैं खड़ा था, आए दो बंदे मोटरसाइकिल। अब पुलिस का काम है कि सीसीटीवी निकलाए, मुलजमान का पीछा करे, एफआईआर दर्ज करे, लेकिन वो पुलिस नहीं करती। आम तौर पे जो हमारा पुलिस का सिस्टम है उसमें ये चीज़ इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि आप एफआईआर लेके आ जाएं और हम आपको मोटरसाइकिल देते, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें 60-70% लोगों के एफआईआर दाखिल नहीं होती हैं। हाँ 30% लोगों के होते हैं। तो अब ये भी अच्छा, दूसरा उन्होंने एक टाइम पीरियड मुकर्रर किया हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, शायद या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। नहीं इतना लंबा नहीं दिया आज भाई, टाइम बहुत कम टाइम है, नवंबर दिसंबर में इस हद तक उन्होंने कहा कि जिन लोगों के छिने हम बहुत कम उनको वापस करेंगे, एक टाइम पीरियड है उसमें भी। तो मेरा ख्याल है। और दूसरी बात ये है ना, देखें ठीक है गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है, हमने उसकी तारीफ़ भी की है। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि आने वाले रमज़ान शरीफ में वो 3 लाख लोगों को अफ्तार करवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। जैसे इन्होंने जावेद साहब ने कहा कि फलाही काम करना, लेकिन असल गवर्नेंस का इशू है ना हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में इशू क्या है? गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस का इशू हल करना हुक्मरानों का काम होता है ना, ये फलाही काम अच्छी बात अच्छा, है। मसला ये कि यहाँ पर ये इदारों के मातहत होने वाला प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो कि जी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे अंडर नहीं है या कोई दीगर इदारे इख्तियार अंडर नहीं नहीं है, है। गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का, शील्ड देने का इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। नहीं या तो फिर कोई मैकेनिज्म बनाए। थे पहले मेरे पास यूनिवर्सिटी वगैरह के कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनसे ले ली गई हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। देखें
गवर्नर वफाक का नुमाइंदा, इस वक्त सिंध में या पूरे मुल्क में कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं। निगरान हुकूमतें में डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं और गवर्नर बराह रास्त वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे में। वफाकी हुकूमत के ज़रिए बहुत सारा काम करवाया जा सकता है अगर किया जाए, लेकिन अब अख्तियारात का मामला भी अपनी जगह पे है, रिट में नहीं है गवर्नमेंट एंड देन अगेन ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, वफाक के इश्यूज हैं। तो यही वाली बात है ना कि हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं होते सारे लोग एक साथ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम मजीद भी खबरों की तरफ नजर डालेंगे और क्विकली करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, वक्त चूँकि कल लग गया। कह रहे हैं मेयर कराची साहब के जी अदालती अहकामात के बाद जो झंडे और बैनर्स हैं उन्हें उतार दिया जाए। जब सियासी माहौल गर्म होता है तो शहर भर में तो पासे झंडे और ये बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, क्यों ये हुक्मनामा जारी किया गया? थोड़ा अजीब लगता है ना, समझ नहीं आई मुझे भी बात, क्यों? क्योंकि इलेक्शन के माहौल में ही तो सियासत होती है। अच्छा, और इंतखाबी निशान उतार लिए जाएंगे तो लोगों को अवेयरनेस कैसे होगी? में गर्मा गर्मी ऐसे माहौल में ही तो होती है। ये तो 5 साल में एक बार इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें, लेकिन इसमें एक उन्होंने अदालती फैसले में एक बात है कि एक होता है हल्का आपका कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, एक होता है शहर पूरा, यानी जो शायरा फैसल है, जैसे बिल बोर्ड्स पे बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। अदालती फैसले के मुताबिक कि शहर के बिल बोर्ड्स में ये क्यों लगाए हैं झंडे और बैनर, शहर की खूबसूरती के लिए, कि बिल बोर्ड्स को और शहर की मेन शाहराहों को सियासत का गढ़ ना बनाए। मतलब कंसेप्ट उसके पीछे। अब अदालती फैसले पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन तस्वुर ये था। लेकिन मैं इस बात से यूँ समझता हूँ कि इस सियासी माहौल और सियासी गर्मा गर्मी बहरहाल होनी चाहिए इलेक्शन के माहौल में और इलाकों में, हलकों में, जहाँ कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 27 हल्के हैं। और ये ज़ाहिर है शहर की हर एरिया उस हल्के में तो शामिल है ना, किसी न किसी हल्के में तो शामिल है। अब शायरा फैसल को भी मुख्तलिफ हल्के लगते होंगे। यानी अगर हम उसको टावर से शुरू करें तो या उधर मलीर से शुरू करें, जहाँ से नेशनल हाईवे से NA 229 शुरू होता है, NA 229 से लेके NA 250 तक, ये पूरे हल्के एक एक टुकड़ों में पूरा शायरा फैसल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सर्टेन टाइम लिमिट दे दी जाए कि भाई आप इलेक्शन तक लगाएं, उसके बाद फौरी तौर पर उनको उठाया जाए, वो तो बाद तक भी फिर लगे रहेंगे। मेयर साहब इस पे अमल इसलिए कर रहे हैं कि अदालत का फैसला है, अब उनको हटाने हैं। मैंने देखा है शहर से हटाए जा रहे हैं बहुत सारे मकामात से, शायरा फैसल से खास तौर पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन पे भी तो काम हो रहा है ना सर जी। जावेद, अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये फैसला मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा। भले सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने दिया और उस पर अमल दरामद करवाएंगे मेयर, उनको एक मौका भी मिल गया कि सारी पार्टियों के झंडे हटाने का। हालांकि ये ही वक्त है इंतखाबी मुहिम चलाने का, झंडे बैनर तरह तरह की चीज़ें लगाने का बिल बोर्ड्स पे। क्या वो क्या रेगिस्तान में लगाएंगे? क्या कब लगाएंगे? इलेक्शन के वक्त लगाएंगे ना, साल भर वैसे लगा क्यों नहीं लगाएंगे वो? बिल्कुल ऐसा ही। और ये आप टाइम लिमिट दे दें कि फौरी तौर पर इलेक्शन के बाद आप हटा दें उनको, और फिर हटवा भी देना चाहिए, फिर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए खाली कराना चाहिए। और शायरा फैसल की जो खूबसूरती है उस पर काम जरूर होना चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच जावेद भाई, नाजिस भाई। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और हम आज बात करेंगे एक अनोखी चीज़ जो कि मुझे भी फर्स्ट टाइम पता लग रहा है और एक्सपीरियंस हम यकीनन करेंगे भी, उसको देखेंगे भी, कि जो शहद की मक्खी है उसके डंग से इलाज हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। तो मदिहा बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं को वेलकम करते हैं शो में। वालेकुम सलाम, कैसी है मदिहा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मदिहा, ये तो बिल्कुल मेरे लिए न्यू था कि क्योंकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं, मॉर्निंग शो में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन शहद की मक्खी के डंग से इलाज करना, ये क्या थेरेपी है, ये क्या साइंस है, इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको क्योर किया जा सकता है? अच्छा, इसको बी वेनम थेरेपी कहते हैं। ठीक है। और इसके फ़र्क कोर्सेज भी होते हैं, जो मैंने पोर्चुगल से जाके एडवांस बी वेनम थेरेपी कोर्स किया है। और इसमें बहुत सारे इलाज मुमकिन हैं। आर्थराइटिस का इलाज है, पार्किंसंस का इलाज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज है। आर्थराइटिस तो जैसे किसी को फ्रोज़न शोल्डर हो या नी का पेन हो, मैंने बहुत वो ठीक किए हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, एलोपेशिया जो बाल झड़ हो जाते हैं। उसके अलावा अभी कैंसर के पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। एक ऑस्ट्रेलियन
यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के नाम से, वो ब्रेस्ट कैंसर पे उन्होंने अभी बी वेनम थेरेपी को अप्लाई किया है। तो देखा है कि जो कैंसर सेल का मेम्ब्रेन होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बी वेनम। तो अभी अपकमिंग ये इज़ गोइंग टू आल्सो टेक केयर ऑफ कैंसर। ऐसा ही है। तो ये लोग करवाते हैं इलाज क्योंकि आपको लग रहा है यार इससे क्या होगा, उनको काउंसिल करना, उनको समझाना, कन्विंस करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुनिया में कहाँ कहाँ हो रहा है और पाकिस्तान में इनफैक्ट कितने लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। तो लोग डरते हैं, लेकिन जो लोग सुनते हैं और रिसर्च खुद अपनी करते हैं तो वो बहुत शौक़ से मेरे पास आते हैं। और इनफैक्ट उनको मैं जब कराची आती हूँ, वंस अ मंथ आती हूँ, तो मेरी अपॉइंटमेंट्स फुल होती हैं और पीपल आर वेटिंग कि मैं वापस आऊँ। स्पेशली जो दोस्त जिनको आराम इतना आ रहा होता है कि वो उनको लगता है कि जैसे कि बस ये मुझे एक और सेशन मिल जाए, तो हर सेशन के साथ बेहतरी आती जाती है। तो आपका और क्या सवाल? रमशा नहीं, आपका क्या सवाल था दूसरा? मैंने कहा कि ये कौन कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान में कर रहे हैं या दुनिया में कहाँ नहीं, पाकिस्तान में तो आई थिंक आई एम द ओनली वन दैट आई नो ऑफ दैट जो कर रहा है। दुनिया में पोर्चुगल में इसका बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में क्योंकि सूइंग कल्चर बहुत है तो यूएस में इतना नहीं करते, लेकिन चाइना और इस साइड पे वियतनाम और ये चाइनीज़ मेडिसिन एक्यूपंक्चर के साथ वो करते हैं। तो बहुत लाइनें लगी होती हैं लोगों की। एक्चुअली एक पैलेस्टीनियन आदमी भी था, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, कोई दवाइयाँ नहीं आ रही थी, तो वो अब बी वेनम से लोगों को ठीक कर रहा था। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सही। तब तक आपने कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट कर चुकी हैं आप, या जो आपके कराची में तो पेशेंट्स हैं? एक जैसे किसी को मेनिस्कस टेयर था, जो नी के अंदर टेयर आ जाता है, तो तकरीबन वो 50 इयर्स की हैं। तो उनका मैंने वो बहुत लंगड़ा के आई थी और इवेंचुअली अब वो योगा भी कर रही हैं, नॉर्मल नमाज भी पढ़ रही हैं, और अभी मुझे बता रही थी नॉर्दर्न एरियाज़ का चक्कर भी लगा के आई हैं, और बिल्कुल उसके बाद नी ठीक भी रही है। अच्छा। तो इस तरह भी है। और बहुत सारे जिम गोअर्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई अपनी रोटेटर कफ की इंजरी कर बैठे होते हैं। तो फिर मैं उनको शोल्डर के पीछे जब स्टिंग देती हूँ, तो वो यूजुअली 1 या 2 स्टिंग्स में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये इलाज कितना वक्त लगता है इसमें, और ये किस तरह से होता है? तो इलाज का टाइम डिपेंड्स के बीमारी क्या है। जैसे नी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, फ्रोज़न शोल्डर्स तकरीबन 1 या 2 सेशन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको MS है तो आपको 6 to 8 मंथ्स लगेंगे बेहतरी देखने में, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उसके अलावा जैसे कैंसर है, आप सोचें कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स तो आपने ट्रीटमेंट करनी है, तो वीकली ट्रीटमेंट्स। इसका जो तरीका है, देयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिंग्स। एक तो है कि डायरेक्ट मक्खी से कर दें, वो काफ़ी पेनफुल है, लेकिन जो दूसरे तरीके हैं वो मैं ख़ुद स्टिंगर निकाल के जब मैं करती हूँ तो वो बिल्कुल पेन नहीं होती है। लगता है कि जैसे कि मच्छर ने काटा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो जैसे मच्छर उड़ के चला जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी खारिश होती है, इस तरह वो फीलिंग होती है। तो जैसे मैं जो स्क्रीनेशन के लिए करती हूँ, फेस के लिए करती हूँ, तो मैं वो माइक्रो स्टिंगिंग मेथड जो मैंने पोर्चुगल से सीखा है, वो मैं हल्का करती है, तो वो वेनम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, तो वो बिल्कुल उसकी कोई फीलिंग ही नहीं होती। थोड़ी देर के बाद आपको 10 मिनट खारिश होती है एंड इट्स डन। लेकिन लोग डरते ज़्यादा हैं और उसका पेन इतना होता नहीं है। आई मीन लोग सर्जरियाँ करवा लेते हैं, बहुत कुछ करवा लेते हैं, वो उससे वो डरते नहीं हैं, लेकिन समहाउ बीज से डरते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अच्छा फियर भी होता है ना लोगों में बहुत सारा, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इलाज का कुछ होगा भी, कुछ और का कुछ और ही ना हो जाए। मेडिसिन खाने में तो जी अंधाधुन एतमाद है, हालांकि उससे कुछ भी हो जाए, लेकिन नेचुरल्स पे जाते में ज़रा लोगों को खौफ होता है। तो इससे मतलब मुझे भी शुरू में जब मैं बी कीपर बनी थी तो मुझे बीज से थोड़ा खौफ था, बट इवेंचुअली क्या आप जब आपको बीज इस सेटिंग में अगर काटें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि फियर की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इंशाल्लाह भी मैं जब डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा ये बीज वगैरह जो हैं इनको कैसे आप अपने पास रखती हैं या मैं बी कीपर भी हूँ। मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी कीपिंग का कोर्स किया हुआ है, और मेरे घर में मैं रखती हूँ थेरेपी के लिए, और वैसे फार्म पे भी मेरी बीज हैं, और मैं HSN कॉलेज की भी बी कीपर हूँ।
तो उनकी भी शहद की मक्खियों का ख्याल करती हूँ। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट सी फील्ड है बी कीपिंग और जो ना, तो ये कैसे आपने इस तरफ रुझान कैसे आया, क्या शौक था क्या? मैं यूएस में रह रही थी और उस ज़माने में मैं शहद ख़रीदने के लिए ना बी कीपर्स के पास जाती थी, बड़ी लंबी लंबी ड्राइव करके कि मुझे ओरिजिनल चीज़ मिले। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बी कीपर थी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप भी आके मेरी बीज देखें। तो मैंने बड़ा सूट वूट पहन कर मैंने ना बीज देखने गई। हाँ, तो फिर उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो फिर मैंने वहाँ एक लार्क बी कंपनी है जैक्सनविल फ्लोरिडा में, वहाँ से एक कोर्स किया और फिर इवेंचुअली जाके कॉर्नेल से भी किया। और फिर मैं जब पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मुझे पता था कि मैंने बीज रखनी है, तो उस वक्त फिर मैंने बी कीपिंग शुरू की। सही। सो इट्स काफ़ी अच्छी मज़े की जर्नी रही है। और जो मैं बी वेनम थेरेपी में ऐसे आई कि मेरी अम्मी को इतना बुरा आर्थराइटिस था कि वो जब कप भी उठाती थी ना तो उनसे उठाया नहीं जाता था, इतनी दर्द होती थी। तो उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, तो लेकिन ये पता था कि आर्थराइटिस का इलाज है इसमें। तो मैंने बी वेनम निकाल के ना एक ऑयल में डाला, ऑलिव ऑयल में डाला। तो उनको मैंने वो ऑयल दिया और मैंने बोला आप लगाएं। तो 3 दिन उन्होंने लगाया। चौथे दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने लगाया? तो बोलती हैं वो मुझे याद नहीं रहा, मुझे दर्द नहीं है। तो उस वक्त मुझे एक जैसे एक मतलब एक लाइट बल्ब मोमेंट था मेरे लिए कि ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि इतना दर्द 3 दिन में ठीक हो गया। तो वो फिर मैंने ये बी वेनम ऑयल के बनाने लगी और फिर मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देने लगी कि आप ट्राई करें, और वाकई सबके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। सही। तो मैंने फिर फर्स्ट मैंने ऑयलिंग में शुरू किया। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप यहाँ पर लाइव भी डेमोस्ट्रेट कीजिएगा और इन ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताइएगा कि ये क्या क्या काम करती हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि जो शहद की मक्खी के डंक से इलाज किस तरह से हो सकता है। तो शुमाइला के पास माइक है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम है इनको? शुमाइला क्योंकि ये बता रही हैं जो हमारे पास इस वक्त आप देख रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम है कि इन्हें एलर्जी रहती है और इनका जो नेज़ल रूट है वो बंद रहता है और डस्ट एलर्जी भी है, ये प्रॉब्लम रहती है इनको। तो क्या करेंगी अब मदिया इनके साथ आप? मैं इनको ना यहाँ इस जगह पे माइक्रो स्टिंग्स दूंगी एंड इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में 15-20 मिनट में ही इनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही, ठीक है। तो हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, बताएं क्या करेंगी आप। ठीक है, तो मैं बी लेती हूँ और मैं उसका डंग निकालती हूँ। अच्छा, डंग दोबारा ग्रो होता है कि फिर खत्म? एक बी के बाद खत्म? एक बी के बाद ख़त्म, और बी बेचारी मर जाती है। डंग निकालते ही मर गई वो तो। हाँ, है ना? तो ये इसका डंग है। ठीक है, इधर इधर मैं इसको माइक्रो स्टिंग्स दे रही हूँ। इसको हल्का सा बिल्कुल मामूली सा फील होगा। इधर इधर भी दे रही हूँ क्योंकि एलर्जी के पॉइंट्स हैं। अच्छा, बिल्कुल डायरेक्ट आप करते हैं इसको ना? हाँ, बस डन हो गए। अब इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर में ये बेहतर फील करेगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपने बताया था कि जैसे स्किन वगैरह के लिए या जो आर्थराइटिस के लिए, तो उसमें भी यही प्रोसीजर होता है, इतना सिंपल? हाँ, सो अगर मैं स्किन के लिए किसी के लिए कर रही हूँ, किसी को बहुत गहरे रिंकल्स भी हों, तो मैं रिंकल के अंदर एक डॉट करके इनको मैं बी वेनम देती हूँ। फाइन लाइंस और रिंकल्स काफ़ी स्मूथ आउट हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। और अगर आप बी वेनम को और एक्नी को गूगल करें तो वो एक्नी का भी इलाज है। तो उसमें किस तरह से करती हैं एक्नी? क्योंकि एक्नी तो ऐसा होता है कि कुछ ना लगाओ, क्रीम्स वगैरह आप कहते हैं ना, ना लगानी चाहिए। तो मेरी 15-year-old डॉटर है, उसको हर वक्त यहाँ फोरहेड पे रहता है, तो मैंने उसको फाइनली कन्विंस किया कि आप जो है ना ये बी वेनम थेरेपी करवाओ। तो अब वो 4-5 दफ़ा उसने करवाया है और माशाल्लाह से बिल्कुल उसकी एक्ने क्लियर हो गई। अच्छा, ज़बरदस्त। अब शुमाइला के पास कोई माइक है या हम किस तरह से कर सकते हैं कि वो जो है ना, कैसा फील हुआ शुमाइला? ये ज़रा जानना भी ज़रूरी है कि कितना पता लगा। तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। कुछ भी? वो कहते हैं ना हल्की सी इचिंग होती है और फिलहाल इचिंग भी नहीं हो रही मुझे। अच्छा, तो ये तो बड़ा आसान सा है,
कौन कौन सी चीज़ों को और कर सकते हैं, खासतौर पर क्योंकि ब्यूटी रिलेटेड इश्यूज खवातीन के बहुत अच्छा बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो रिंकल, एंटी एजिंग, और आप ये एक्नी की बात कर रही हैं, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है और कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है? हाँ, अभी मैं एक पर सेशन के मैं 5000 चार्ज कर रही हूँ, और लाहौर में मैं थोड़ा कम चार्ज करती हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल के एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू क्या कहते हैं जो, हाँ, बिकॉज अगर आप अपना नी की सर्जरी करवानी पड़ रही है आपको, तो फिर वो तो कितने लाखों में चला जाता है। अभी मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे पास एक लेडी आई जिन्होंने मुझे बोला कि उनके नी के अंदर गैप है और डॉक्टर ने बोला उसका सिर्फ इलाज जो है ना सर्जरी से ही है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है और किसी तरीके से सही नहीं हो सकता। तो अब बोली मुझे 5 साल से दर्द है और इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं कभी कभार जब बेड से उठती हूँ तो मैं पाँव नहीं रख पाती अपने नी पे, तो मैं क्रॉल करके उठती हूँ। तो उनको मैंने जिस दिन पहली दफ़ा उसी गैप के अंदर मैंने फुल स्टिंग दिया, जो काफ़ी पेनफुल है। फुल स्टिंग का क्या मतलब मैंने बी के साथ किया, ठीक है। तो मैंने जब इनको स्टिंग दिया है, वो आधा घंटा मेरे साथ बैठी हैं, गप मारी है और उठ के गई हैं। मैं सीढ़ियाँ थी नीचे गई हैं और फिर वो रोई हैं कि मैं पहली दफ़ा हूँ कि मुझे पेन नहीं हुआ नी के अंदर। जबरदस्त। अच्छा, तो ये फुल स्टिंग बी से आप किस, अब ये तो हमने एक प्रोसीजर देखा, आपने डंग निकाला होती, फुल स्टिंग में क्या करती हैं? फुल स्टिंग में मैं बी को लेती हूँ। नहीं, मरी भी कोई इस्तेमाल करके बता देना बेचारी। हाँ, तो मैं लेती हूँ और फिर जैसे अगर किसी के नी में प्रॉब्लम है तो मैं ये डायरेक्ट ऐसे करके नी में लगा देती हूँ। अच्छा, तो वो अब जैसे इनको ये आपने वैसे लगाया तो दर्द नहीं हुआ, और डायरेक्ट में क्यों दर्द होता है? डायरेक्ट में जो है ना स्टिंगर अंदर डीप जाता है और वो फिर अपना वेनम पंप कर देता है फुली। ये जो है ना, मैं वेनम सैक को होल्ड कर रही हूँ और कितना पंप हो रहा है, कितना अंदर जा रहा है, मेरे कंट्रोल में। सही। अच्छा, तो हम समझते थे कि शहद की मक्खी ने काट लिया तो बड़ा नुकसान, जल्दी जल्दी कुछ लगा रहे होते हैं, अगर काट भी जाए तो भाई रहने दो, कुछ सही होगा उसमें, है ना? हाँ। ऐसा ही है। तो यकीन नहीं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी सारी चीज़ें सोचती हूँ क्या इसमें करा सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए, लेकिन वाकई अगर लोगों को इस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है, मज़ीद भी लोगों को ट्रेन करने का सोचा है आगे, क्योंकि एक से दूसरे को जब आप बताते हैं अच्छा होता है तो फिर। नहीं, अभी मैंने किसी को ट्रेन नहीं किया, क्योंकि ट्रेनिंग अभी उसका मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं आती हूँ और 3 डेज़ का मैं एक ट्रिप करती हूँ, 3 दिन मैं मॉर्निंग टू इवनिंग बी स्टिंग्स करती हूँ, लाहौर चली जाती हूँ। लाहौर में भी मेरा जॉब है HSN के साथ, तो वहाँ भी, और अपनी बीज का भी। वहाँ पे बी कीपिंग में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मदिया? तो बीज जो हैं, जैसे हम तो अभी इसके बारे में इतना नहीं जानते, तो वी आर क्यूरियस। हाँ, तो वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी हाइव में ना क्वीन फौत हो जाती है। हाँ। तो उस हाइव को फिर बचाना होता है उसमें। अच्छा, क्वीन को आप पहचान लेती हैं? हाँ, क्वीन की साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। सही सही। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग लेइंग होता है, और बीज की लाइफ सिर्फ 40 डेज होती है और क्वीन की लाइफ अबाउट 5 years होती है। तो अगर क्वीन मर जाए तो 40 डेज में पूरा हाइव ख़त्म हो जाता है। तो देयर आर टाइम्स के जब आई हैव टू मेक श्योर कि एक क्वीन इंट्रोड्यूस की जाए, उसको देखते हैं तरीके होते हैं कि किस तरह करना है। समटाइम्स अगर हमें क्वीन नहीं इंट्रोड्यूस करनी तो मे बी 2 बॉक्सेस को कंबाइन करना है कि वो ये वाला बॉक्स भी ना ख़त्म हो और ये वाले में क्वीन है, तो कंबाइन करने के भी तरीके होते हैं। अगर सिर्फ ऐसे ही आप कंबाइन कर दो तो बिकॉज सबकी दोनों की हाइव्स की स्मेल फ़र्क होती है, तो वो दे अटैक ईच अदर और वो फिर मर जाते हैं, सभी मर जाते हैं। सही, तो देयर मैनी फैसेट्स टू बी कीपिंग। अच्छा, बी कीपिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं? हनी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे HSN में अगर आप हैं तो वहाँ पर क्या रोल है? रिसर्च के लिए हो रहा है या हनी प्रोड्यूस हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हनी भी प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ के बॉयज़ भी सीख रहे हैं बी कीपिंग क्या है, इंट्रोडक्शन के बी कीपिंग किस तरह करनी है, तो वो भी हम कर रहे हैं। बट इन जनरल कि आप एक बी कीपिंग प्रोग्राम इसलिए रखते हो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। बीज इन जनरल जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं दुनिया में, तो जितना लोग बी कीपिंग में आएंगे प्लानट के लिए, दुनिया के लिए, उतना बेहतर है। बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि शहद तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको देखें तो उसके अपने ही इतने फ़ायदे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, ये जो आप डिफरेंट ऑयल्स और प्रोडक्ट्स लाएंगे, ज़रा मुझे मदिया उसके बारे में बताएं कि उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं लोगों को। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि हाँ, एक मैंने जॉइंट पेन वाला बनाया था
जो अपनी अम्मी पे टेस्ट किया था पहले, उसके बाद मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि जैसे रॉयल फैमिली है वो बी वेनम क्रीम्स एंड चीज़ें यूज़ कर रही हैं, तो फिर मैंने एक बी वेनम ऑयल बनाया फेस के लिए। एक मैंने और रिसर्च की तो पता चला एक्जिमा और सोराइसिस और एलोपेशिया वो बेहतर हो जाता है इससे, तो फिर मैंने एक और फार्मूला बनाया। एंड फ़र्क ये है कि मैं जैसे कि ऑलिव ऑयल नीज़ के लिए बेहतर है, जॉइंट्स के लिए बेहतर है, तो मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, फेस के लिए सेसमी सीड यूज़ किया, और कोकोनट मैंने यूज़ किया फॉर स्किन के प्रॉब्लम्स। सही। और एक मैं हेयर फॉल के लिए अलग से भी बनाती हूँ, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट्स कोई देखना चाहे तो ब्लू बी पीके के नाम से मेरे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज भी है। तो क्या कितने बहुत कॉस्टली हैं, इकोनॉमिकल हैं क्या इनका? ये 5000 ईच हैं। बी वेनम ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी है क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है। तो अगर वैसे वेस्ट में बी वेनम को कहते हैं कि इट्स मोर एक्सपेंसिव देन कोकीन। सही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो वो तो बी वेनम है एक्सपेंसिव चीज़। निकल रहा है उसमें से, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक चीज़ ब्रिंग अप की थी तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताऊं कि जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है कुरान में, इट सेज कि अ बी के इन द स्टमक ऑफ द बी इज़ अ हीलिंग लिक्विड ऑफ वेरियस कलर्स। तो वो हीलिंग लिक्विड कैन ऑल्सो बी कि ये बी वेनम है, क्योंकि जो बी वेनम है वो पेट से डायरेक्टली अटैच्ड है। अभी जैसे मैंने पूछा भी था आपको कि अटैच्ड है कि नहीं है, आपने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई तो मुझे क्लिक हुआ, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ है। तो यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है, हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, उनको तलाश करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। बट ये बड़ी एंशिएंट रेमेडी है, ये जब से बीज हैं, जब से इंसान है, एंशिएंट इजिप्ट में भी ये यूज़ हुआ है, चाइनीज़ मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो ये मे बी पाकिस्तानीज़ के लिए थोड़ा न्यू है, लेकिन ये इट्स अ वेरी असल में कॉमन नहीं है, हमें पता नहीं है, लोग इतने इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इलाज ये बहुत पुराना है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज़बरदस्त। तो ये अब शुमाइला तो यहीं होंगी, तो इनसे ज़रा पूछेंगे कि आपको कैसा फ़र्क पड़ा और कैसा नहीं पड़ा। तो बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच मदिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा है और जिस तरह से इलाज हो रहा है। और अगर और भी लोग इसमें आते हैं, बहुत जल्दी अगर लोगों को रिलीफ मिलता है, जैसे आप 15-20 मिनट बता रही हैं, आधा घंटा बता रही हैं, और इतने पुराने दर्दों से उनको छुटकारा मिला है। प्रोडक्ट्स भी हैं जो लोग नहीं दिखा सकते डायरेक्टली, वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। मदिया, आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और आज का हमारा जो मौजू है वो ये कि गुड टच और बैड टच। अभी हम जब ये बात करते हैं कि कौन सी उम्र से जो है वो बता देना चाहिए कि क्या बाउंड्रीज आपने सेट करनी है, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है इसको कंट्रोल करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। और आप जब ये बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे कि किस चीज़ तक और कहाँ तक लोगों का एक्सेस है, कहाँ तक एक्सेस नहीं है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ख़ुद के लिए भी अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप किन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कहते भी हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत हद तक माएँ या घर में जो बड़े हैं इस हवाले से एजुकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते भी हैं और अब अवेयरनेस भी इस हवाले से हो गई है। लेकिन क्या इसको स्कूल्स में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी दाखिल करना चाहिए, बताना चाहिए? और जो इश्यूज़ हैं अगर ना किए जाएँ तो उसका जो खमियाजा है वो क्या क्या लोगों को भुगतना पड़ सकता है, इस हवाले से भी बात हम करेंगे। तो वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को हमारे शो के अंदर। सबसे पहले हमारे साथ वजाहत हुसैन मौजूद हैं, आप एजुकेशन से हैं। वेलकम टू द शो वजाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ डॉक्टर उरूसा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। उरूसा, आपकी भी वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उरूसा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड टच और बैड टच की, और जैसा भी मैंने भी ये कहा था कि आगे जाके हम शो में इस पर भी बात करेंगे कि अगर नहीं जो कैटेगोरिकली इसके बारे में जानते या जिनको चीज़ों को नहीं पता उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और फिर ये ज़िंदगी भर कितना जो है वो ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो यस डॉक्टर उरूसा। सो अगर ब्रीफ में करूँ इसको इस तरीके से, तो गुड टच और बैड टच, इसको हम कहते हैं सेफ़ और अनसेफ टच। और
किस उम्र से पता हो तो मेरे ख्याल से 3 साल की उम्र से जब बच्चे को आप बाकी चीज़ों की ओरिएंटेशन देना शुरू करते हैं कि ये स्ट्रेंजर है, ये चाचा हैं, और बच्चा बाकी रिश्तों को पहचानना शुरू करता है, तो ये मालूमात भी उसी तरीके से, उतने ही नॉर्मल तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाए डेली। और सबसे ज़्यादा तरबियत माँ कर रही होती है, तो ये सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की बनती है कि वो बच्चों को बताना शुरू करें। और आई थिंक साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमारे होता है, हम जैसे बच्चे थोड़े से बड़ा होना शुरू करते हैं तो हम उनको उनकी जो टॉयलेटिंग हैबिट्स होती हैं, बिकॉज़ ये वो सबसे प्राइवेट पार्ट है उनका जो कि सिर्फ मदर एक्सपोज्ड होती है उससे, इवन उसके अपने बहन भाई भी अलाउड नहीं होते उनकी इस पार्ट को देखने के लिए। तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि आपने बाथरूम अटेंड करना है, आपको सिर्फ मामा हेल्प कर सकती हैं, या वो मेड या स्कूल की वो आया हेल्प कर सकती है, नॉट योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, ये सब लोग अलाउड नहीं हैं। सो इस तरीके से गुड टच और बैड टच की डेफिनेशन को अगर हम अलग अलग करें तो हम आसान अल्फाज में बच्चों को ये बताते हैं कि जहाँ पे आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये वो हिस्सा है बॉडी का जिसको आपके अलावा या आपके पेरेंट के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता, और वो भी सिर्फ बवक्ते ज़रूरत, लाइक व्हेन दे आर वॉशिंग यू, क्लीनिंग यू, या आपको कोई दर्द है और वो देख रहे हैं, या तीसरा कौन होता है, आपका डॉक्टर, कि आपको कोई प्रॉब्लम है और उस एरिया को वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज चौथा कोई बंदा नहीं होता जो आप जहाँ पे कपड़े वेयर करते हैं, जहाँ तक कपड़े वेयर करते हैं वो आपकी बॉडी की प्राइवेसी है, उसको कोई आम आदमी टच नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। एनीथिंग जो बच्चे को अनकंफर्टेबल करती है, अनसेफ फील कराती है, एनीथिंग जो आपकी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड हो रही है, उस वाले पार्ट्स को बॉडी के टच कर रही है जो कि कवर्ड रहने चाहिए और अमूमन कवर्ड होते हैं। इवन लाइक शॉर्ट्स पहनते हैं बच्चे तो नीचे का हिस्सा इज़ ओपन, वो ठीक है, वो एक्सपोज्ड पार्ट है, उस पर कोई टच कर रहा है, खेल रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको और आसान लफ्ज़ों में बताना है तो हम जैसे हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो हम अपने उन सर आगे करते हैं, तो वो लोग सर पे एक थपकी लगाते हैं या कंधों पे एक थपकी लगाते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ टच। आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो यू शेक हैंड्स या आप हाई फाइव करते हो, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ टच या गुड टच। आपकी मदर्स आपको हक कर सकती हैं, आपके माथे पे किस कर सकती हैं, आपके हाथ को किस कर सकती हैं, आपके फादर भी यही कर सकते हैं, एंड दीज आर ऑल जेस्चर्स ऑफ सेफ टच एंड गुड टच। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं वजाहत, ये कितना ज़रूरी है स्कूल्स में, क्योंकि जो एज आप बुरूसा बता रही हैं उसी वक्त बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, और एक ग्रुप में या एक क्लास में जो वो बच्चा सीख कर आता है ना, कभी कभी आपने देखा है टीचर्स के आगे माओ की भी बात समझ नहीं आती जो बचपन से उसको सिखा रही है। वो एक दिन टीचर पढ़ाएगी, वो बच्चा आके कहेगा टीचर ने ठीक कहा है, माँ ने गलत कहा है, तो वो भी फिर आपको समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा दिस एंड दैट। तो अगर ये हम सोशली अपने स्कूल्स में अपने छोटे बच्चों को सिखाएं और बताएं, अभी हो रहा है स्कूल्स में? वैसे हमें अब मुशाहिदे में नज़र आता है कि अब स्कूल्स में इस तरह की डिस्कशन और जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है सिलेबस के हवाले से वो डेवलप हुई हैं। अच्छा, इस पे मेरी टेक थोड़ी सी डिफरेंट है। सही। मेरी टेक ये है कि हम अमूमन चीज़ों को जब देखते हैं तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा, जब हम चीज़ों को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वेस्ट की स्टैट्स, वेस्ट का डेटा, वेस्ट का कल्चर, वेस्ट की सिविलाइजेशन इज़ डिफरेंट देन आर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बिल्कुल। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह रिसर्च में पढ़ रहा था कि अमूमन वहाँ पे बच्चियाँ, लड़के अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देते हैं ड्यूरिंग एज ऑफ ऑन एवरेज एज ऑफ 15। I don't think so that this is a stats for Pakistan. Obviously not, yes. ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी तौर पे नहीं हो सकता। तो जब हम उनके कल्चर से चीज़ों को देख रहे होते हैं और हम बहुत दफ़ा उन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ हम गलती कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे ज़रूरत है हमारे ख़ुद लोकल एजुकेशनिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, रिलीजियस स्कॉलर्स की, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें हमारी रिलीजन के अंदर गाइडलाइन मौजूद है इन चीज़ों के हवाले से। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम माशरती तौर पे चीज़ों को देखते हैं, बल्कि हम दीनी तौर पे भी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हम जब देखते हैं तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहरहाल चीज़ें वेस्ट के मुकाबले में बेहतर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो वेस्ट के अंदर तो ये कल्चर जाहिर बात है जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ और फैमिली का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे एटलीस्ट दे नीड एन इंस्टीट्यूशन के जहाँ पे बच्चे को बताया जाए। तो उन्होंने बच्चे को स्कूल के ज़रिए बताना है। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि 5 साल पहले किसी ने गुड टच बैड टच के हवाले से कभी कोई चीज़ सुनी थी? सही, कभी भी नहीं सुनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। सही, कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब चीज़ों को देखेंगे तो हमारा जो कल्चर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जिन अक़दार की बुनियाद पे बच्चा चीज़ों को समझता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा, आप दीजिएगा ज़रूर, मुझे कोई ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के वापस आएंगे और वजाहत इसको भी आप ऐड कीजिएगा वापस आकर कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, हम बात नहीं कर रहे थे या एक्सपोज नहीं हो रही थी, तो हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो हम बात कर रहे हैं गुड टच और बैड टच के हवाले से। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। रूसा और वजाहत आप लोगों की तरफ लेके बढ़ेंगे। वजाहत आप अपनी एग्जांपल भी दीजिएगा और कंटिन्यू भी कीजिएगा, लेकिन रूसा ऐड ऑन कर लीजिएगा यहाँ पर कि जो लोग इसको फेस कर रहे होते हैं और बहुत यंग एजेस में, क्योंकि हम 3 से 5-6 साल की अगर हम बात करें तो इसमें ही आपने ट्रेन करना है, बताना है। और क्योंकि अब कोई उम्र नहीं है, आप भी देखें हैरेसमेंट के लिए रेप केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं उसमें आपने नौमौलूद बच्चे तक को तो छोड़ा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये यहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जब चीज़ें बता रहे हैं, रिस्पांस क्या होना चाहिए? बच्चे को क्या बताएं कि अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है, कोई आपको बैड टच कर रहा है, कोई आपसे इस तरह की बातें कर रहा है, तो आप जो है वो क्या रिस्पांस दें, किसको रिस्पांस दें? क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ख़ास तौर पे ये होता किनके साथ है? ये जो 6 साल से लेकर 13-15 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो कैसे वो आइडेंटिफाई करें घर वाले और उनका रिस्पांस क्या हो कि अगर कोई ऐसा करे तो उनको किस तरह से रिस्पांस तो देखिए, बच्चे अपनी अलामात शायद डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट इनडायरेक्टली उनके रवैये से काफ़ी चीज़ें आया होती हैं। और उनमें वही लोग जो उनके साथ घर में क्लोज़ होते हैं, उनके पेरेंट्स, बहन भाई, नाना नानी, दादा दादी, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों के स्पेसिफिक बिहेवियर्स जिसमें उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, वो कुछ लोगों को देख के डरने की, खौफ की कैफियत में आने लगे या कतराने लगे कुछ लोगों से मिलने के लिए। अब ये पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके नौकर भी हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकता है, आपके अपने अनफॉर्चुनेटली क्लोज रिश्तेदार भी हो सकते हैं या मोहल्ले में किसी घर में पहले जाते थे, अब जाने से कतराने लगे। सो एक तो बच्चा जो भी अपनी फीलिंग पास ऑन कर रहा है वो पेरेंट्स को एक्नॉलेज करनी चाहिए और उनको सीरियस लेना चाहिए। सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अग्रेसिव होकर एकदम पीछे लग जाएं, इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएं, बट आप ये ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, बच्चा उस तरह से नहीं है जिस तरह नॉर्मल होता है। फिर तीसरा तरीका ये होता है कि आप बच्चे को जब ऑब्वियसली इतना रिलेशनशिप अच्छा रखें बच्चे से कि वो अपनी तकलीफ़ या बेचैनी आप तक ज़रूर लाए, और जब वो हमारे तक लाए तो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह पूरी करें कि बच्चे को चुप कराकर इस बात को यहीं होश होश करने की कोशिश ना करें। हम उस चीज़ की पूरी छानबीन करके पूरा एक्शन लें और अपने बच्चे, और ये सिर्फ मैं अपने बच्चे को नहीं बचा रही होंगी, ये मैं बाकी उन सारे बच्चों को उस शख्स से बचा रही होंगी जो खुदा न खास्ता इसका शिकार हो सकते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी हमें ना जहन को खोलने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में 4 में से 1 बच्ची किसी ना किसी अब्यूज़ का शिकार होती है, और ये स्टार्ट बैड टच से ही होता है। ये कोई पहले वक्त एकदम से नहीं हो जाती कोई भी चीज़। सिमिलरली हर 10 में से 1 बच्चा, मेल बॉय या मेल चाइल्ड, किसी न किसी अब्यूज़ का शिकार है। और हम चाहे इस ख्याल में हैं वाकई रिलीजन और हमारी तरबियत बेसिक प्रोटेक्टर्स हैं, बट अगर हम थोड़ा सा लास्ट कुछ 5 साल का ट्रेंड देखें तो हमारे मुल्क में जितने स्कैंडल्स हुए हैं और जितनी खौफनाक किस्म की इवेंट्स हुए हैं, अगर हम उनसे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो ये शायद हमें हल नहीं देने वाला। तो इन चीज़ों पे बात करना पहला अटेम्प्ट होता है टू रेज अवेयरनेस, एंड उन चीज़ों को फिर ही आप उनके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। बात करने से ही इसका मसला हल होगा और ये मुद्दा हल होगा। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यहया, आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुनिया में मौजूद मेहमानों को सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस इशू।
लेकिन बात है कि ये एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जाहिर बात है ये टैबू है हमारे यहाँ, और जाहिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती माँ बाप के बच्चों के दरमियान, और वो अवेयरनेस भी नहीं है। तो कोई ना कोई फोरम तो हुआ ना चाहिए बात की जाए, क्योंकि जाहिर इन्होंने हमें बताया कि जाहिर इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है और हर चीज अंडर अप्रोच बच्चों के लिए आ गई है, तो बेहतर है कि उनसे हम उनको बताया जाए। मेरा सवाल ये, क्योंकि हम लोग जरा शाय होते हैं, माँ बाप शाय होते हैं, बात नहीं कर पाते बच्चों से, तो कितना जरूरी है कि माँ बाप और बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन गैप को कम करना। और अब आपने जैसे कहा कि जाहिर बच्चे के अंदर जो चेंजेस तो आ जाती है ना, अगर कुछ ना कुछ के साथ हुआ तो उसके बिहेवियर चेंज थी, वो कितना नोट करना जरूरी है, बजाय हम बच्चे को डांटने के उससे तुझे हुआ क्या। एक और मेरी बात मुझे करनी हमसे देखिए बात है, हम माशाल्लाह मजहबी तौर पर हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन मसला है कि किरदार सारी तो हमारी हो नहीं है। अब आप कोई भी इशू है, अब एक एजुकेशन है, जाहिर एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बच्चों में चेंजेस आते हैं, तो कोई ना कोई तो फोरम होना हुआ जब डिस्कस करें। अगर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गलत आदमी इसका इस्तेमाल कर ले और बच्चों को पता ही ना हो। हाँ, तो हम यही मैं कहना चाह रही थी कि जो यह भी बात कर रहे हैं कि भाई स्कूल में कोई वर्कशॉप्स रख दें, कुछ बताएं, कुछ एक्टिविटी करवाएं, ताकि लोगों को पता हो, बच्चों को पता हो, घर में पेरेंट्स इसका पार्ट हो। पेरेंट टीचर मीटिंग में तो आप पेरेंट्स को बुला लेते हैं, कोई सेमिनार रख लें, वालिदैन भी आ जाएं, बच्चे भी हों। हाँ, स्कूल्स में तो अब मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर ये नोट किया है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस और चीज़ें शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पे आपका प्रोग्राम खुद उस सिलसिले की ये कड़ी है कि जहाँ माशरे के अंदर, जैसे अरूसा ने कहा कि ये मसाइल जब बढ़ रहे हैं तो वहाँ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अच्छा, मैं फिर वहीं पलट के आऊँगा कि इसकी जो हमारा जो बुनियादी तौर पे जो मजबूत तरीन सिस्टम है वो हमारा घर है, कि जहाँ से इसको बहुत बेहतर तरीके से हम अपने घर के कॉन्टेक्स्ट में एक सब कॉन्शियस अंदाज में इनफॉर्मल वे के अंदर चीज़ों को कर सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मेरा बड़ा बेटा था, कोई मेरा ख्याल से 6-7 साल का, तो वो मदरसे जाता था वो हफ्ते इतवार को, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि देखें ये नामहरम होते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये लड़कियाँ होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। तो उन्होंने पूरा, तो अब जब वो वापस आया तो मैंने देखा कि अब उसकी कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई। मतलब मुझे ये लगा कि उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई, जो मैं समझता हूँ कि उस यंग एज के अंदर, मैं अपनी एक फ़ीलिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उस यंग एज के अंदर शायद कुछ इन्फॉर्मेशन को घर वाले जितनी बेहतर अंदाज में बता सकते हैं उतना कोई नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे मेरा जो छोटा बेटा है इस वक्त, वो अब 5-6 साल का है, जब उसको वॉशरूम जाना होता है तो वो अपनी मामा के कान में आके बताता है कि मुझे भी आवाज़ ना आए, तो ही फील्स शाय अबाउट टेलिंग समथिंग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन उसको ये पता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मैं बाबा के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ही फील्स शाय अबाउट इट। मैं 10 साल पहले मैं मुल्क से जब बाहर था, मैं कतर रहता था, तो हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक इंडियन फैमिली थी, इनफैक्ट मुस्लिम फैमिली थी, तो मेरी फैमिली का आना जाना था वहाँ पे। तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक चीज़ शेयर की और वो मुझे बड़ी ऑकवर्ड सी लगी कि उनके घर के अंदर जो था, वो बच्चे जो थे छोटी एज के अंदर 3, 4, 5 ईयर के अंदर अमूमन वो नेकेड फिर रहे होते थे घर के अंदर। अच्छा, अब मुझे बहुत ऑकवर्ड से लगा ना, लेकिन जब आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे मल्टी कल्चर रहते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि कोई खुदा न खास्ता हर इंडियन की फैमिली ऐसी होगी, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो दूसरी कल्चरल फैमिलीज़ थी उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता था कि अगर बच्चा नंगा आ गया सामने पेरेंट्स के और घर के अंदर वो घूम रहा है, तो उनके नज़दीक इट वॉज नॉट समथिंग बैड फिशी बट फॉर। तो मेरी वाइफ ने उस वक्त कहा कि अक्सर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना और इसका क्या फ़ायदा, तो उसने कहा कि वाक़तन अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए चीज़ें बहुत मामूली है कि हम इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं करते, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चों की तरबियत की वजह से, बेसिक चीज़ों की वजह से बहरहाल वो बुराई से बहुत ज़्यादा बचते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को जो डील करने का जो पहला तरीका है, वो जैसे मिस अरूसा ने कहा कि वो माँओं के ज़रिए है, वो घर की तरबियत के ज़रिए है। यकीनन स्कूल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया इसमें एक रोल प्ले ज़रूर कर सकता है, लेकिन मैं बार बार इसकी तरफ निशानदही करूँगा कि हमारा जो तहजीब, माशरा, कल्चर है, वो उसका पहला जो प्रिंसिपल है, यानी जो पहला इदारा है जो उसको
सबसे ज़्यादा उसको एड्रेस कर सकता है, मेरे ख्याल से वो घर ही है। अच्छा, माएँ भी कोशिश कर रही हैं। अब तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और ये चीज़ें हो गई। पहले शायद इतना नहीं था या क्लोजली या शाय फील करते थे इस बारे में बात करने में भी, तो अब तो बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये वाक़यात नहीं रुक रहे हैं, तो हमें हर सतह पर, हर फोरम पर इसको एजुकेट करने की और इस मामले को उठाने की ज़रूरत है। वेरी शॉर्टली उरूसा, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है या जिन बच्चों के साथ ख़ास तौर पर होता है, वो ज़िंदगी भर जो है उन इन चीज़ों को कैरी कर रहे होते हैं और भूलते नहीं हैं फ्रॉम द वेरी यंग एज। तो उसका इलाज क्या होता है फिर? देखिए, मैं जिस इदारे में हूँ इसका नाम कारवाने हयात है और गुज़िश्ता 40 बरस से यहाँ पर ज़हनी अमराज का इलाज हो रहा है और उन लोगों का हो रहा है जो बेचारे अपने लिए इलाज की सहूलत नहीं ख़रीद सकते। यहाँ मेरे मुशाहिदे में आया है कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन वॉकिंग इन आवर OPDs कहीं ना कहीं उसके पास में कोई ऐसी हार्श रियलिटी है जो उसने सारी दुनिया से छुपाई हुई है और अब एग्जिबिट इस तरह हो रही है कि ज़हनी अमराज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और जब पीछे जाते हैं तो पता चलता है वो ट्रॉमा वहाँ छुपा हुआ है जब वो 4-5 साल का था। प्रॉबेबली बच्चे की मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक्सप्लेन करे, बताए, बट सिर्फ हमारे पास वक्त भी कम है। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो थोड़ी सी भी ठेस है वो हमारी सेल्फ़ इस्टीम को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल देती है। तो इसलिए जब आपको ये पता हो कि एक छोटी सी चीज़ जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी मालूमात से बच्चे को बचा सकता हूँ या बच्चा इतना ओपन और सेफ़ फील करेगा कि वो इस तरह की छोटी सी हरकत भी पेरेंट्स तक रिपोर्ट कर देगा और माँ बाप ज़रूरी एक्शन ले लेंगे और वो किसी बड़ी नुकसान से बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लोगों में ज़हनी अमराज आम लोगों की निस्बत 200 गुना से ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और आगे जाके उनकी ज़िंदगियाँ, जैसे आपने कहा, शख्सियत, ज़िंदगियाँ, करियर, सब कुछ मुतासर हो रहा है, उसका इफेक्ट नज़र आ रहा होता है। थैंक यू सो मच उरूसा एंड वजाहत, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते ये बात आपसे ज़रूर करूँगी कि अपने घर में अपने ड्राइवर्स, मेड्स, कारी साहब, ट्यूटर, मामू, चाचा, नानी, नाना, दादा, फुप्पो, एनी रिलेशन, जो भी आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, सब पर नज़र रखना और एक चेक रखना ज़रूरी है। अब चेक का मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेके खड़े हो जाएं, बट आपको पता होना चाहिए कि बच्चा किस हद तक क्लोज़ है और अगर वो प्यार करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा होता है कि जो प्यार है वो कैसा हो रहा है और इसका मतलब क्या है। तो आप ज़रूर नज़र रखें। माँ और बाप का, इसमें खाली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माँ और बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चा नज़र रखना, उसको पालना, उसको बढ़ाना, और देन अगेन कम्युनिकेशन आप अपने बच्चे के साथ करें। और आखिर में जाते जाते ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने आज ये शो देखा वो घर में ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों से इस बारे में ज़रूर बात करें। ये सिर्फ रिमाइंडर होता है। मैंने भी मेरा छोटा बेटा है, मैंने उसको 10 दफ़ा ये बात बताई, लेकिन मैं आज जब यहाँ से जाऊँगी देन अगेन मैं उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगी ताकि उसको एक दफ़ा फिर रिकॉल हो। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।